वो कहेंगे रिफ्यूज़ल आ गया, ओके, ओहो तो कितना पैसा, कितना डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, ये करवाए थे, अच्छा आप ना दोबारा आ जाओ, हम 3 महीने रुकते हैं, 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर देते हैं। गलत है। उनको क्या करना चाहिए, तो अब इन 3 कैटेगरीज को मैं आपको अब बताता हूँ कि उनके क्या राइट्स हैं। एक फॉर्म होता है जो IIM 5532 बोलते हैं हम, दैट इज़ द हार्ट, दैट इज़ द बाइबल ऑफ दिस स्कीम। उसको इतनी मेटिकुलसली उनको भरना चाहिए। तो आप किस दिन गए एयरपोर्ट? ओके, इस दिन गया। कौन सी फ्लाइट थी? ये फ्लाइट थी जी। और आपकी वाइफ साथ आई थी? उसने कहा जी आई थी। वाइफ से पूछा, कहती नहीं जी मैं तो घर पे ही छोड़ दिया था, मैं तो एयरपोर्ट नहीं गई थी। तो 1500% राइज हुआ है इन फाइलिंग द रेफ्यूजी क्लेम्स। मेरे को आज भी याद है, क्रिसमस की छुट्टियां थी, मैं टोरंटो में था और आज तक वालों ने मेरे से फ़ोन पे इंटरव्यू ली थी इस केस के बारे में। इमिग्रेशन लॉयर और एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस समझाओ सर। कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो रेफ्यूजी वाले पैटर्न को पकड़ लेते हैं, उस डायरेक्शन को ले लेते हैं इमिग्रेशन की, ये क्या मामला है सर? अच्छा सर, PR होने के बाद भी डिपोर्ट या रिमूवल हो सकता है? ड्रिंक एंड ड्राइव वाला मामला है यहाँ पे, उसको बड़ा सीरियस लेते हैं, इससे भी डिपोर्टेशन है? चंदर जी आई थिंक आप मेरे से सब कुछ पूछेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में मुझे आपसे 2 इम्पोर्टेंट बातें करनी है। पहली ये कि ये पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पॉडकास्ट है कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर, स्पेशली कनाडा के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स पे। उन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं। साथ साथ हमने बात की है डिपोर्टेशन या रिमूवल की। डिपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कनाडा आने के बाद कुछ लोगों को वापस अपने देश भेज दिया जाता है। तो डिपोर्टेशन के क्या कारण और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और जितनी भी बात हमने इस पॉडकास्ट में की है वो किसी इमिग्रेशन एजेंट या इमिग्रेशन कंसल्टेंट के व्यूज़ नहीं है। ये पूरी की पूरी बातचीत एक कैनेडियन लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट हैं दलजीत निर्माण सर। दलजीत सर को तकरीबन 20 साल हो गए हैं ओटावा यानी कनाडा की राजधानी में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हुए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दलजीत सर को वास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे कि ओटावा पुलिस सर्विस बोर्ड के वो एक बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट की गंगा में डुबकी लगाते हैं। दिस इज दलजीत निर्माण ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। दलजीत निर्माण सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक। लॉन्ग टाइम सर, बड़ा टाइम लगा आपको कैमरे तक लाने के लिए, बड़ी इच्छा थी आपके साथ बैठने की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज टाइम निकालने के लिए इतने बिजी स्केड्यूल में, और हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ पे आपका तहे दिल से स्वागत। चंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और मेरे को आमंत्रित किया कि मैं यहाँ आके आपसे कुछ अपनी जीवन की, अपने प्रोफेशन की कुछ बातें शेयर कर पाऊँ। बिल्कुल सर, आप जैसे जो पर्सनैलिटी हैं सर, उनको तो मैं ना लेंस लगा के ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ मुझे इतना एक्सपीरियंस मिल जाए, क्योंकि सर पॉडकास्टिंग इज़ ऑल अबाउट कंटेंट, और आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से फिट बैठ रहे हैं। और आज के दिन कनाडा में बड़ा हॉट टॉपिक है इमिग्रेशन का, और उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो वही हमारा आज का थीम रहने वाला है सर। और सर किसी भी टॉपिक की तरफ हम जाएं उससे पहले मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है सर, मैं उसी के साथ अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ। मेरी बड़ी दिली इच्छा रहती है सर आपकी जो इमिग्रेशन स्टोरी है उसको जानने में, कि आप इनिशियली कब कनाडा आए थे और किस टाइप के वीज़ाज़ पे आए थे, क्या आपने इनिशियल टाइम पे किया था सर? तो चंदर जी 2000 में 2000 में मैंने एज ए परमानेंट रेजिडेंट, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, हम 4। ठीक। तो हमें परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिला एज अ स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये था, इस कैटेगरी में मैं यहाँ आया। ओके। और उससे पहले मतलब मैं वहाँ पर सीनियर मैनेजर था, लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, मैं नॉर्दर्न जोन में उनका देखता था। और 2000 में मैं यहाँ आया, और क्या कोइंसिडेंस है, ये भी आपके और आपके
व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि 1999 में मैंने शायद अप्लाई किया था जनवरी में, और 10 से 12 महीने में मेरे को ये ऑफ़र आई, और 2 ऑफर्स आ गई। एक मेरे को यूनाइटेड नेशन से आई, और 2 साल की असाइनमेंट थी पीस कीपिंग मिशन की, और इधर से इमिग्रेशन का आया। ओके मैंने पहले उनको बोला यूनाइटेड नेशंस को कि भी मेरे को कुछ एक्सटेंड कर दो, तो वो बोले नहीं, यू हैव टू लीव इट और एक्सेप्ट इट। इनको बोला कनेडिया वालों को कि भाई आप मेरे को एक्सटेंड कर दो, तो मैं यूएन हुआ हूँ, तो बोले नहीं, वी कैनॉट, दिस डेट कैनॉट बी एक्सटेंडेड, देन यू हैव टू रीअप्लाई। टफ था, फिर दोनों में से एक को चुनना था, तो कनाडा को चुना। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग सर कि 2 अच्छी चीज़ें हाथों में थी, 2 लड्डू थे हाथ में। क्योंकि आज के दिन बड़ा स्ट्रगलिंग रहता है इमिग्रेशन वाला, किसी भी, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या कुछ भी करें, बट आपका बड़ा अच्छा फ्रूटफुल सा लग रहा है कि यस यू केम हियर फॉर गुड, और आपने करियर भी स्टार्ट किया। आप दिल्ली में थे सर, इंडिया में? मैं दिल्ली में था। ओके, तो आपने लॉ वहीं से किया फिर? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हूँ, और जितनी मेरी एजुकेशन लॉ भी मैंने वहाँ भी की, और फिर यहाँ के मेरे को दोबारा करनी पड़ी। इक्विलेंसी की, लेकिन मैंने फिर मास्टर्स भी करी, और फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस। तो आप यहाँ कनाडा कौन सी सिटी में आए थे सर फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम टोरंटो में आया, और 3 बार ही वापस चला गया, क्योंकि मेरे घर के टाइज, फादर और ब्रदर, मतलब हम 2 ब्रदर थे, और फादर थे, मदर थी नहीं, तो वो बुलाते थे भी क्यों चले गए, हम जॉइंट फैमिली थी। तो यहाँ काफ़ी टफ था, क्योंकि जब मैं वीज़ा लेके आया तो था एज अ स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पर तो कोई पूछता ही नहीं था, एक कैनेडियन एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए थे, तो मेरे को टेम्परेरी जॉब्स वगैरह के लिए बोल रहे, तो मैं तो वहाँ से बहुत हाई पोजीशन पे था, तो मैं सेटल नहीं हुआ। तो यही हुआ, फिर 2001 में मेरा थीसिस एक्सेप्ट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा में। ओके तो मैंने फिर मैं वापस आया, फिर मैंने यहाँ पहले LLM करी, फिर मैंने LLB इक्विलेंसी करी, फिर मैंने बार और आर्टिकलिंग करी, और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी, और ये 2024 मेरा 20वां साल ख़त्म हो रहा है प्रैक्टिस का ऑटवा में। वाह, दैट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस सर। अच्छा सर, अगर कोई जैसे मान लो लॉ किया हुआ बंदा यहाँ आता है, ग्रेजुएशन ही मान लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन भी मान लो आप, तो उसको कितना टाइम लग जाता है यहाँ की सब चीज़ों को क्वालिफाई करने में? देखो, ये डिपेंड करता है। अगर तो उसने लॉ दिल्ली, कैलकाटा या ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से की है जी, तो थोड़ा सा चैनल चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ US और कनाडा के अंदर। अगर दिल्ली का या इंडिया का पढ़ा हुआ लॉयर अच्छी यूनिवर्सिटी से US जाता है, तो उसको वहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा बार लिख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। कनाडा में आके उसको दोबारा पढ़ाते हैं ये, और यहाँ पर एक नेशनल फेडरेशन है हमारी लॉ सोसाइटी की, वो उनको बताती है अभी आप 5 एग्ज़ाम करोगे, 6 करोगे, 8 करोगे, तो फिर उसको वो देते हैं इक्विलेंसी, और फिर उसको बार लिखनी पड़ेगी। बार सबको लिखनी पड़ती है, लेकिन अब उसके एक्सपीरियंस पे ये भी डिपेंड करेगा कि उसकी आर्टिकलिंग कितनी छोड़ सकते हैं वो, मतलब 10 महीने की होती है। लेकिन अब इन्होंने एक दूसरा प्रोग्राम भी लाया है LPP करके, जिसका 4 महीने किया और बाकी एजुकेशन किया है, लेकिन उसमें भी वो एब्रिजमेंट कर देते हैं, और फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ओके, तो एक एवरेज कितना, 1-1.5 साल 2 साल कितना लग जाता है? 2 साल मिनिमम। 2 साल आप मिनिमम लगा के कोई डिसेंट जो आई मीन बंदा है, 2 साल मिनिमम, मतलब इतना टाइम लग जाएगा। फिर भी लॉन्ग टाइम है इमिग्रेंट के लिए 2 साल डेडिकेटेडली लगाना। और सबसे चंदन जी बड़ी बात क्या हो रही है कि इस टाइम ना यहाँ पर जो हमारे जिन्होंने लॉ की है, मास्टर्स या LLB या लॉयर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अब यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो अनरेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं जो कि भरे हुए हैं हज़ारों की तादाद में, उनको लॉ क्लर्क, पैरालीगल, उन कोर्सेज में भेज देते हैं यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर। तो वो क्या आते हैं, जब यहाँ आके वो देखते हैं भी वो तो 12th पास है, और 12th पास के साथ मैं लॉयर बन के वो कर रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन उनके लिए, और वो फीस दे चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता। आई हैव टेंस ऑफ एग्जाम्पल सर, मेरे सर्कल में भी जो वकील हैं अच्छे खासे हाई कोर्ट में जिन्होंने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर वो पैरालीगल के सिस्टम में फंस जाते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट सर। सर मेनली
जब मैंने आपसे आपकी इमिग्रेशन का पूछा ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि आप ने भी यहाँ के पढ़ाई भी की थी, राइट, तो आपने वो स्टूडेंट लाइफ भी देखी है। जब हम इमिग्रेशन के चैप्टर को छेड़ते हैं सर आज के टाइम में, तो सबसे बड़ा चैप्टर स्टूडेंट्स का है आज के टाइम पे, और वो सबसे डाइसी चैप्टर भी है, और जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत भी होती है, फिर भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में। तो मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट इमिग्रेशन की अभी स्टार्टिंग में आपसे बात करना चाहता हूँ सर। स्टार्ट करेंगे सर कि देखो हर कोई ढूंढता है कि मेरा वे क्या है, यहाँ आने का रास्ता क्या है, कौन से, ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आएगा। लेकिन आपसे सर मैं ये जानूंगा कि सबसे पहला चैलेंज क्या है उन बच्चों का जो यहाँ पर पढ़ाई करने की सोच लेता है और वो अभी इंडिया में बैठा है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? चंदर जी, ऑनेस्टली बोलूँ जी, और मैंने इंडिया में भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। जी, देखिए, मैंने वहाँ भी एडवाइस किया था, जब भी मैं वोकल होता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जी, मैं जब यहाँ आया था मैंने पूरी रिसर्च की हुई थी जी, और मेरे को पता था कि मैंने क्या करना है। ओके, मैं यहाँ नौकरी वगैरह नहीं, मैंने कहा था मैंने लॉयर ही बनना है और मेरा ये पाथ है जी, और मैं ये करूँगा, ठीक है, और मैंने किया। ठीक है, अब बाकी स्टूडेंट जो अभी आ रहे हैं, जी, अब इनको मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। ओके, एक तो वो हैं जो कि आ रहे हैं, भी हमने तो इमिग्रेशन मतलब हमने कनाडा पहुँचना है, पढ़ाई वढ़ाई पता नहीं करनी है कि नहीं करनी, और उसमें भी मैं आऊँगा कि जो कनाडा को इजी हेवन समझते हैं वो इजी हेवन नहीं है, और वो फिर यहाँ आके फीस दी, वीज़ा लिया, पढ़ाई करी कि नहीं करी या दूसरे रास्ते में गए, एक तो वो है जी। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं ये उनके लिए मैं एडवाइस करता हूँ जी, दो तरह की। जी, अगर तो आप, ये मैं सब स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो प्लीज़ पूरी रिसर्च कीजिए। हर अवेलेबल एवेन्यू है, वेबसाइट पे है, कॉलेज की वेबसाइट पे है, या आप लॉयर्स के पास पूछ सकते हैं या रेगुलेटेड कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ठीक रहेगा। बट डू नॉट, उनको कॉलेज वाले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंडिया में क्या है, इंडिया में जब आप 12th करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज को हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, और उसके बाद वो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को दो जगह बांध चुका है। कॉलेज जो है वो टेक्निकल ट्रेड्स के लिए हैं, जो कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, और जो कि वो हैं स्किल ट्रेड्स जो हैं वो, स्किल ट्रेड्स कह लो, स्किल ट्रेड्स कह लो। लेकिन यूनिवर्सिटी जो हैं वो एकेडमिक्स हैं। तो जब आपने वहाँ ग्रेजुएशन मतलब 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स की, मैंने कई PhD देखे हैं कॉलेज में आते हुए। तो अभी तक मैं अपने करियर में जितने लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया कर पाए, या मैंने उनको रोक दिया, उनको ठीक रास्ते डाल दिया। तो पहली बात तो ये है कि वो अच्छी तरह रिसर्च करें कि हमने कहाँ जाना है और हमने क्या करना है। आई थिंक उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और रास्ते ठीक होंगे। गाइडेंस कई बारी मैं बोलूँगा मिसगाइड भी होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कई बारी उनको, जैसे जो मेन मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं जिनमें चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता, यहाँ है। लेकिन अगर आप रिमोट्स में जाते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, तो उसमें फिर जो पीयर्स होते हैं, या आपके जो भी एजेंट्स हैं, या जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स बने हुए हैं, आजकल एजुकेशन कंसल्टेंट्स बहुत हैं वहाँ पर, ये सब कमीशन पे काम कर रहे हैं जी। तो मेरे पास वो स्टोरीज भी हैं कि कैसे कॉलेजेस जो कि डूब रहे थे, उन्होंने ज़्यादा कमीशन दे के एनरोलमेंट्स अपने कॉलेजेस में करवाई इन स्टूडेंट्स की। सो इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स अ फैक्ट। पर आपने जैसे अब यहाँ एजेंट का नाम लिया ना सर, तो एक क्यूरियोसिटी है मेरे मन में। वैसे तो मेरे को भी सर इमिग्रेट हुए बड़ा टाइम हुआ, 16 साल पहले मैंने इंडिया छोड़ा था। बट आजकल कोई भी मुझसे राय मांगता है ना, तो मेरा ज़्यादा रुझान ये रहता है कि भैया आप लोग इंडियन कंसल्टेंट्स के चक्करों में मत पड़ो, एजेंट के चक्करों में। यहाँ जो रेगुलेटेड बंदे हैं उनसे बात करो, वो कम से कम आपको राय अच्छी देंगे। लेकिन अभी आपने एक वर्ड और यूज़ किया उसके अंदर, वहाँ से मेरा क्वेश्चन बन रहा है सर कि अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि इमिग्रेशन लॉयर और एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस समझाओ सर कि भाई क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें। देखिए, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जी, वो एक बॉडी है। अभी नया एक्ट पास हुआ है, क्वींस यूनिवर्सिटी उसको कर रहा है। वो
एक ट्रेनिंग दे के उनके एग्ज़ाम लेके उनको एक सर्टिफिकेट एक ऑथेंटिकेशन देते हैं कि आप इमिग्रेशन का काम आप राय दे सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड। उनकी एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है जो कि उनको रेगुलेट करेगी उनके कंडक्ट को। ठीक है। जो लॉयर्स हैं, lawyers can do anything, any work in any tribunal, in any court, not only immigration, removal proceedings हो, inadmissible hearings हो, federal court में हो, immigration appeal divisions में हो, वो कर सकते हैं ये। और प्लस lawyers की जो education और training है is way ahead of the consultants। Like उन्होंने पहले 4 साल की ग्रेजुएशन की, then 2-3 साल LLM पे लगाया, LLB पे लगाया, फिर LLM पे लगाया। नहीं, LLM जरूरी नहीं है। okay। LLM जो आपको एकेडमिक में लेके जाती है तो पहले वो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद LLB करेंगे, फिर बार करेंगे, आर्टिकलिंग करेंगे और फिर लॉयर बनते हैं। लाइक 7-8 years ऑफ एजुकेशन। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्या अगर मैं बताना कि मैं सही समझा हूँ क्या इसको कि नहीं, कि मान लो कि जो IRCC के रेगुलेटेड कंसल्टेंट है जिन्होंने छोटा कोर्स करके एग्जाम पास करके बने हैं और एक लॉयर है, इमिग्रेशन लॉयर है, तो अगर मैं IRCC वाले कंसल्टेंट की बात करूं तो वो फाइलिंग कर देगा, वीज़ा लगवा देगा। अगर कोई चैलेंज आता है ऐसा कोई जिसको कोर्ट में भी पेश करना पड़ता है या किसी भी टाइप का कोई इमिग्रेशन में या कि रिफ्यूज़ल का कोई भी चैलेंज आ गया, तो उसके लिए उनको भी लॉयर को हायर करना पड़ेगा। वो इमिग्रेशन अपील डिवीजन में जा सकते हैं, लेकिन फेडरल कोर्ट में नहीं जा सकते। वो अभी चल रहा है उसके ऊपर। जैसे अब मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फॉरेन वर्कर्स जो यहाँ पर हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनका रिफ्यूज़ल हो जाता है, वो किसी क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं, उनकी इनएडमिसिबिलिटी हियरिंग्स वगैरह आती हैं, वो फेडरल कोर्ट में जाएंगी, वो लॉयर्स के थ्रू जाएंगी, वो उनके थ्रू नहीं जाएंगी। तो ये डिस्पैरिटी है। नहीं, अच्छा है, ये अच्छा टॉपिक छेड़ा सर आपने, मेरे को इस बारे में भी जानना था। आज के दिन सर जब कनाडा की इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो रिफ्यूज़ल्स भर भर के आ रहे हैं हर चीज़ में, चाहे वो विजिटर वीज़ाज़ हों, चाहे वो स्पाउसल वीज़ाज़ हों, और इवन स्टूडेंट के केस में भी काफ़ी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हो सर इन रिफ्यूज़ल्स को आप? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। आपके और आपके जो सुनने वाले हैं उनके एजुकेशन के लिए। देखिए, इस टाइम जो ज़्यादातर जो चल रहा है वो ओवरसीज़ की मैं बात करता हूँ। 3 तरह के वीज़ा चल रहे हैं। एक तो विजिटर जो घूमने फिरने आना चाहते हैं, दूसरा है स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा में है, और तीसरा जो बल्कि 4 है, चौथा है कि अगर स्पाउस कनाडा में है, हस्बैंड और वाइफ हो, वो शादी के बाद अपने स्पाउस को यहाँ स्पॉन्सर करना चाहेगा। और चौथा है जब आप आ गए, आप सेटल हो गए, आप कहते हैं मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं, तो वो कैसे आए। तो ये हो गया, ठीक है जी। ये 4 मेन है। अब मैं बताता हूँ इनको, अब मैं 4 हैं, 2-2 में बांटता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बांटता हूँ विजिटर्स को और जो कि फॉरेन वर्कर्स हैं। तो आप विजिटर हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपका रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। और इस टाइम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं चाहे UAE हो, मेरे पास क्लाइंट्स जॉर्डन का है, UAE का है, कुवैत का है। तो ज़्यादातर क्या करेंगे कि अगर आप अनरेगुलेटेड कंसल्टेंट या एजेंट जिनको मैं कहता हूँ के पास जाते हैं, वो कहेंगे रिफ्यूज़ल आ गया, ओके, ओहो, तो कितना डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, ये करवाए थे, अच्छा आप ना दोबारा आ जाओ, हम 3 महीने रुकते हैं, 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर देते हैं। गलत है। उनको क्या करना चाहिए, इसमें सारा वो रिव्यू कर सकते हैं कि भी हमारा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। एक चीज़ और ख्याल रखना कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है, दैट इज़ नॉट अ फाइनल अथॉरिटी, दैट इज़ वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। वो एक्सरसाइज कर रहा है विच इज़ चैलेंजेबल, उसको चैलेंज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ जो स्टेप्स किसी का भी वीज़ा जैसे रिफ्यूज़ होता है, एज ए स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, या विजिटर रिफ्यूज़ होता है, या इवन वर्क वीज़ा जो हुआ है, आपके पास LMI, एम्प्लॉयर ने LMI भेज दिया, ठीक है, और वर्कर इंडिया, चलो मैं इंडिया लगाता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैं इंडिया लगाता हूँ। एक रेस्टोरेंट ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर ने LMI ले लिया, अप्रूवल कर लिया, उसने
XYZ को वहाँ भेज दिया, आ जाओ अभी आप शेफ़ हो, मेरे को रेस्टोरेंट में शेफ़ चाहिए, कुक चाहिए, आप आ जाओ। 99% उसकी इंटरव्यू की जाएगी वहाँ पर, ये देखने के लिए कि इसके पास स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं है, वो देखा जाएगा। अब वो इंटरव्यू करेगा, वो पूछेंगे उससे सारा, भी तेरे को तंदूर आता है, ये नहीं आता। ऐसा हुआ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स में, और वो कहते हैं नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम रिफ्यूजिंग इट। तो अब इन 3 कैटेगरीज को मैं आपको अब बताता हूँ कि उनके क्या राइट्स हैं। पहला तो ये है, वो देखें भी क्यों रिफ्यूज़ क्यों हुआ। सबसे पहले तो पेपर वर्क देखें कि पूरा पेपर वर्क हुआ था, क्या अप्रूवल्स थी, क्या रेगुलेशंस क्या कहता है, फॉर्म्स क्या कहता है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि नहीं दिए। अगर दिए, और ये मैं तब बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी लॉयर या रेगुलेटेड कंसल्टेंट को जो कि रेगुलेटेड है आपने नहीं किया, आपने किसी एजेंट्स को या खुद किया है, आपकी एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको भी मेरे पेपर तो सारे पूरे हैं, हर चीज़ मैंने A to Z करवाई है, तो मेरा क्यों है। यू कैन सेंड एन ईमेल टू द इमिग्रेशन कि मेरे को बताया जाए, मेरा केस रिकन्सिडर किया जाए। ये एक सॉफ्ट ईमेल होती है, इसका आपको जवाब आ भी सकता है, अभी नहीं भी आ सकता, कोई बात नहीं, नहीं आया। फिर आप क्या करो, बिफोर यू रीअप्लाई आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी एक्ट करो, जिसको हम AT कहते हैं, जिसके सिर्फ $5 फीस है। आप अपनी पूरी फाइल मंगवाओ, और वो 30 डेज में इमिग्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट आपको वो अपनी फाइल भेजेगा। उसमें क्या आपको पूरी फाइल आ जाएगी, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, ऑफिसर ने क्या नोट्स लिखे और क्यों रिफ्यूज़ किया। उसमें सारे A to Z आ जाएगी। अब आपने वो भी देख लिया कि वो भी ठीक है। अब उसमें या तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ कमी थी, मैंने क्या गलतियाँ की, और कहाँ मेरी कमी रह गई। अगर तो वो जेन्युइन है तो आप उसको ठीक करो और रीअप्लाई करो। और अगर आपको लगे कि नहीं ऑफिसर ने ठीक किया है, भी वाकई मेरी ये कमी थी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। या जब आपने देखा कि सब कुछ ठीक है, मेरे पेपर्स भी पूरे हैं, ऑफिसर ने कहीं गलती की है एनालाइज करने में, तो इन केसेस के अंदर आपका जो मीडियम होगा अपील का, वो फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा होगा। उस टाइम आप अच्छे किसी लॉयर से बात करें, और इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन टू लीव टू जुडिशियल रिव्यू। वो क्या करेगा, ये गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका केस सारा पूरा, और कोई भी अच्छा लॉयर जो होगा वो पहले एनालाइज करेगा ये सब, और वो फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है, जो कि नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, मैंने कई बार ही देखा है कि इट कम्स टू अ सेटलमेंट, तो उसमें अगर वो जस्टिस का लॉयर जो होता है, जो कि इमिग्रेशन कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, और वो एग्री कई बार आउट ऑफ द कोर्ट सेटल एग्री करता है, तो वो हाँ या ना नहीं करेगा, लेकिन केस फाइल वापस चली जाएगी रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन सपोज वो नहीं मानता, वो कहता है नहीं मेरे ऑफिसर ने बिल्कुल ठीक किया है, केस को आगे बढ़ने दो। अब क्या होता है कि हर जो एप्लीकेशन फाइल की है, वो हियरिंग 2 स्टेप्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू के फेडरल कोर्ट के अंदर। ठीक है। पहला तो आपने एप्लीकेशन फाइल की, जवाब आए। अब हर जो एप्लीकेशन फाइल की है वो हियरिंग में नहीं जाती। तो ऑन एन एवरेज जो है वो 50 to 60% या 40, कई बार 40 to 50% हियरिंग्स में जाती हैं, अगर आपके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो जो फेडरल कोर्ट के जज डिसाइड करते हैं कि ओके ये केस स्ट्रॉन्ग है, इट विल गो ऑन हियरिंग। जब वो फुल हियरिंग होती है, then it's a proper, you have to file the legal memorandum with facts, case, everything. जस्टिस भी फाइल करेगा, आप भी फाइल करेंगे, फिर आप हियरिंग में जाएंगे। तकरीबन 1-1 घंटा मिलता है दोनों लॉयर्स को, आप अपने आर्गूमेंट्स पेश करो। देन द जज विल डिसाइड कि हाँ ये रिफ्यूज़ल ठीक था, गलत था। गलत भी हो सकता है अगर वो करता है, और अगर वो ठीक कहता है तो वापस चली जाएगी डिपार्टमेंट को कि भाई आप इसको केस को दोबारा करो। ये तो हो गया एक सेट जो मैंने आपको बताया। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी सर। ये यहाँ ना एक छोटा सा हल्का सा एक माइनर सा क्वेश्चन आ रहा है मुझे। जैसे आपने बताया ना कि ये लोअर फेडरल कोर्ट की तरफ जाता है, तो ये बच्चा इंडिया में बैठा बैठा करवा सकता है ये काम? बिल्कुल करवा सकता है, बट ही हैज़ टू रिटेन द कैनेडियन लॉयर।
हमें यहाँ हमें रिटेन करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस वो इंडिया से हमें दे सकता है, हम ले लेंगे उससे। और वहाँ बैठे बैठे यहाँ के लॉयर को ढूंढने का क्या सबसे बेस्ट तरीका? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा पूछा आपने। इसमें दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मली आजकल इतना इंटरनेट और वो फास्ट हो गया है कि आपको कोई ना कोई जानता है जी। या तो आपके नोन बंदे होंगे, बेस्ट। पहला है। दूसरा है कि आप गूगल करिए हु इज़ द बेस्ट लॉयर। अगर उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो LSO.ca में जाके उसमें है टू फाइंड योर लॉयर, तो उसमें आप ढूंढ सकते हो किस एरिया का, किस में, अब वो भी ढूंढ सकते हैं। पर जनरली मैंने देखा है जो स्टैटिस्टिक्स है कि 10 में से 8 या 9 रेफरल के थ्रू जाएंगे। अब मैं वो आपको दूसरा बताता हूँ कि जिसमें अपील का फॉर्म दूसरा हो जाएगा, वो है स्पाउसल जी और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे के आपको बताता हूँ कि उनकी अपील कहाँ जाती है। ओके। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके काफ़ी लिस्टनर्स सुनना चाहेंगे। और मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट ही आए, चलो उन्हीं आपने कहा उसको करते हैं तो मैं उनको ही करता हूँ। वो आए जी। आप लगाइए 2000 में 2010 में नहीं 2020 में आए जी। उन्होंने स्टडी की, वर्क किया, वर्क वीज़ा लिया और उसके बाद 2025 में वो PR हो गए जी। और उन्होंने इंडिया जाके शादी कर ली जी। अब शादी कर ली, अब शादी करके उन्होंने उनको अपनी वाइफ को यहाँ पर लाना है, या वाइफ लड़की है तो हस्बैंड को लाना है, ठीक है जी। अब उनको पूरा पेपर वर्क प्रॉपर करना पड़ेगा। अब इस चीज़ में भी मैं पहले थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि वो ये ना समझ लें कि इट्स अ मैटर ऑफ राइट कि उनको स्पाउसल वीज़ा मिल जाएगा। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द पेपर वर्क और जेन्युइन रिलेशनशिप शो करना पड़ेगा। और एक फॉर्म होता है जो IIM 5532 बोलते हैं हम उसको, दैट इज़ द हार्ट, दैट इज़ अ बाइबल ऑफ दिस स्कीम। उसको इतनी मेटिकुलसली उनको भरना चाहिए क्योंकि ऑफिसर ने क्या करना है, इसी में से सब पूछना है और उन्होंने आगे करना है, ठीक है। ये हो गया, उन्होंने फॉर्म भर दिए, सब काम कर दिया और अप्लाई कर दिया। मोस्ट लाइकली क्या होता है कि द स्पाउस जो भी है दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अगर तो हस्बैंड या वाइफ वहाँ चली गई हैं तो वो दोनों भी जा सकती हैं हाई कमीशन, या वो ऐसा टाइम सेटअप करते हैं कि इधर से इनको जूम पे बुलाएंगे, उधर से वाइफ होगी। मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि द हस्बैंड और वाइफ उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम फॉर्म से, और कोई भी वेरिएशन या डिस्क्रिपेंसी हो द वीज़ास आर रिफ्यूज्ड। सो जो भी आप फॉर्म की इंफॉर्मेशन या जो इंफॉर्मेशन आप भरें वो आप बिल्कुल मेटिकुलसली केयरफुली, जल्दी नहीं, 10 दिन लगाएं, 20 दिन लगाएं, पर एक एक चीज़ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इक्वली वाइफ को भी हस्बैंड को भी पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जिस केस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये मैं आपको सारे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है। एक हस्बैंड की मैरिज हुई, वाइफ को स्पॉन्सर किया एंड दे हायर्ड रियली अच्छे किया था उन्होंने। एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि जब हस्बैंड वहाँ गया था तो आप किस दिन गए एयरपोर्ट? ओके, इस दिन गया। कौन सी फ्लाइट थी? ये फ्लाइट थी जी। और आपकी वाइफ साथ आई थी? उसने कहा जी आई थी। वाइफ से पूछा, कहती नहीं जी मैं तो घर पे ही छोड़ दिया था, मैं तो एयरपोर्ट नहीं गई थी। दैट बिकेम अ लेवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी। ओह या, इट्स अ बिग थिंग। सो नाउ आई कम टू द फोरम, जो कि मेन मेरा मुद्दा था। ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब सपोज ये सब करने के बाद आपने हर किया, सब कुछ किया, इंटरव्यू किया और फिर भी उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया, तो अब जो स्पाउस है जिसने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि यहाँ से कनाडा से वाइफ या हस्बैंड को लाने के लिए, वो उनकी दे हैव अ राइट टू अपील टू द इमिग्रेशन अपील डिवीजन। देयर इज अ इमिग्रेशन अपील डिवीजन में जाएगा, वहाँ पर सबमिशन जाएंगी, आपकी भी जाएंगी, इमिग्रेशन की भी जाएंगी, और फिर प्रॉपर हियरिंग होगी।
और हीरिंग में एविडेंस जाएगा, विटनेसेस का जाएगा, देन द मेंबर विल डिसाइड कि ये जेन्युइन केस है कि नहीं केस है, और देन इट विल प्रोसीड. फॉर इंस्टेंस अगर तो कहती है नो इट्स ओके, दे हैव अ राइट टू से नो इट्स अ जेन्युइन रिलेशनशिप, वीज़ा शुड बी इशूड, और वो हो जाएगा. ठीक है. लेकिन सपोज वो कहते हैं नहीं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ठीक कह रहा है भाई, ये तो इट्स नॉट अ जेन्युइन रिलेशन, और रिफ्यूज हो जाता है, देन द नेक्स्ट फोरम इज द फेडरल कोर्ट. फिर इमिग्रेशन अपील डिवीजन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट है, इमिग्रेशन अपील डिवीजन है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन है, और ये वीज़ा ऑफिसर्स है. ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है. इनका जो माई बाप है वो कोर्ट है, फेडरल कोर्ट. तो इसकी अपील फिर वहाँ जाएगी. ऐसे ही पेरेंट्स का, आप हैं जैसे चंद्र जी, आप ही हैं. जी. अब आप 2-3 साल बाद आप कहते हैं भी मकान ले लिया, सब सेटल हो गए, चलो जी अब तो मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा, या आपकी मिसेस कहती है पेरेंट्स को बुलाना है, और सेम प्रोसेस होगा. आप आजकल उन्होंने चेंज कर दिया है, पहले आप हर कोई कर सकता था, अब इन्होंने लॉटरी कर दिया है. जनवरी उसमें फिर 60 डेज देते हैं, आपने सारा पेपर वर्क कर दिया. पेरेंट्स के मामले में जो रिफ्यूजल्स हैं वो कम है. स्पाउसेस में वो देखना चाहते हैं कि जेन्युइन रिलेशनशिप है कि नहीं, लेकिन पेरेंट्स के मामले में जो वो है वो थोड़ा सा कम है. सक्सेस रेट थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन उसमें मेरी यही एडवाइस है कि भाई आप पेपर वर्क जो है वो पूरा मेटिकुलसली करें, सीरियसली करें. ये नहीं है कि हमने फॉर्म भरना नहीं. कुछ रिफ्यूजल्स हुई हैं ऐसे केसेस में भी, पेरेंट्स में जो मेरी नॉलेज में आई हैं. फिर अगेन उसकी जो राइट टू अपील है वो इमिग्रेशन अपील डिवीजन में जाएगी. वहाँ आप 2-3 साल जो भी है आजकल टाइम है, और हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फेडरल कोर्ट जाएंगे. ओके नाइस सर. ओह आई मीन हर किसी की जो एक हम हरियाणा में बोल देते हैं गुंडी, वो जाके फेडरल कोर्ट में अटकती है. आई मीन अगर लास्ट जो माई बाप है वो फेडरल कोर्ट ही है, वही बचा सकता है आपको. और उसके लिए आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए, इमिग्रेशन लॉयर चाहिए जो आपको गाइड करे. और मेरे ख्याल से इमिग्रेशन लॉयर अगर उस स्टेज पे सब चीज़ों को जानता है तो अर्ली स्टेज पे बचा ही लेगा चीज़ें कि वो कोर्ट तक नहीं जाए, नहीं पहुंचे. बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. मेरी क्या कोशिश होती है, और कई बार कई क्लाइंट्स में से नाराज होते हैं कि भाई आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो. वो मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि ये केस यहीं पे मतलब निपट जाए, आगे बढ़े ही ना. क्योंकि उसमें क्या है कि अगर कोई कमी रह गई, कोई वो रह गई, तो फिर आपका उसमें. और एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूं कि इमिग्रेशन मैटर्स में इमिग्रेशन लॉयर्स की ज़रूरत है, लेकिन रिमूवल है, एक्सट्रेडिशंस हैं जो कि कई बारी हो जाती हैं, या इवन कोई यहाँ पर वर्कर आया, जैसे स्टूडेंट्स आए, ये कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जो कि इंडाइटेबल. इंडिया में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये भी बता दूँ. इंडिया में कोग्नाइजेबल एंड नॉन कोग्नाइजेबल कहते हैं, यहाँ पर इंडाइटेबल एंड नॉन इंडाइटेबल कहते हैं. सर मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे, थोड़ा मतलब बताओ सर इसका, कोग्नाइजेबल का और इनकोग्नाइजेबल का. कोग्नाइजेबल इज अ सीरियस क्राइम, नॉन कोग्नाइजेबल इज अ लेस सीरियस. वही इंडाइटेबल यहाँ पर जैसे मर्डर है, होमोसाइड है, अटेम्प्ट टू होमोसाइड है, वहाँ मर्डर कहते हैं या होमोसाइड कहते हैं. तो उसमें अगर इंडाइटेबल ऑफेंस हो जाता है, उससे गोली मार देता है या मर्डर कर देता है, उसको 10 साल से ऊपर की सजा हो जाती है, तो ही विल बी रिमूव, इनएडमिसिबल हो गया, और वो यहाँ से जाएगा. मुझे सर इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लेकिन मैं आपको ठीक कर दूं, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन ये रिलेशन टू इमिग्रेशन है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं. नहीं ये अच्छा है ये. नहीं, इन्हीं से रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. और सर अगर मैं कोई लाइन क्रॉस करूं किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ लेट मी नो. मैं ट्राई करूंगा बड़े डिसेंसी से पूछने की. एक ना सर मैंने बड़ा ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा थोड़ा बहुत कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो रेफ्यूजी वाले पैटर्न को पकड़ लेते हैं, उस डायरेक्शन को ले लेते हैं इमिग्रेशन की. ये क्या मामला है सर? चंदर जी, आई थिंक आप मेरे से आज सब कुछ पूछेंगे क्योंकि सर इतनी सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, और मुझे लगता है कि शायद यू आर द राइट पर्सन फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये ना 3-4 दिन के हफ्ता पहले एक न्यूज़ आई है मीडिया में,
पता नहीं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कि ये ले आए और ये आ गए इतने में, दे आर वेलकम, लेकिन थोड़ी सी डिस्पैरिटी हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल ये गवर्नमेंट इतनी रेडी नहीं थी उनको उनकी जॉब्स, उनकी हाउसिंग, उनकी हेल्थ रिसोर्सेज वाइज। तो उसके बाद ये जो CRS कोर्स निकाल रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के, ये भी इन्होंने इतने बम्प कर दिए कि स्टूडेंट्स को कुछ लगा नहीं, तो 1500% राइज हुआ है इन फाइलिंग द रेफ्यूजी क्लेम्स। और ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये मीडिया स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 1500% राइज हुआ है? यस, दैट्स बिग नंबर सर। तो ये रिसेंट टाइम के अंदर ये सब कुछ हुआ, तो क्या रीजन है सर इसके? जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्लोबल मेल की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में जो रिफ्यूजी क्लेम्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो क्लेम हुआ है, दैट हैड रिजन बाय 1500%, जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हो रहा है, और थोड़ा सा शायद मैं इसको स्ट्रेच भी करूँगा, लेकिन अगेन मेरा आंसर 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है। पहली बात है कि ये जो माइंड में मिसकंसेप्शन है हमारे कि कनाडा में जो भी रिफ्यूजी स्टेटस फाइल करता है उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है। पहली बात तो ये गलत है, और मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी बताऊंगा। और सेकंड है कि गाइडेंस, कि कौन इनको गाइड कर रहा है, वो पीयर्स गाइड कर रहे हैं कि लॉयर्स गाइड कर रहे हैं कि पैरालीगल्स कर रहे हैं या कंसल्टेंट्स कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो भी कर रहा है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ठीक है, आप अगर रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम करते हैं, पहले मैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कि ये आपको एक टेम्परेरी सिस्टम का एक स्टे सा मिल जाता है आपको। क्योंकि क्या होता है, कनाडा जो है ये एक कंट्री है जो कि मानी गई है कि जिसको भी लाइफ में थ्रेट है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो अपनी कंट्री नहीं जा सकता फॉर एनी रीजंस, वो उसको रिफ्यूज देगा। तो ये एक कनाडा वर्ल्ड में मानी हुई उसमें है। लेकिन ये है मानी हुई ठीक कारणों की वजह से, कि भाई जिसको रियली थ्रेट है, जैसे सीरिया है या अभी यूक्रेन में हो रहा है, ऐसे केसेस वार जोन्स वगैरह हो गए। और बाकी कंट्रीज में भी कईयों को रेसिज्म हुआ है, टेररिज्म हुआ है, तो ठीक है, जेन्युइन का तो है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने वीज़ा पोर्ट में या वीज़ा ऑफिसर या CBSE ऑफिसर के पास गया कि जी मैं कंट्री नहीं जा सकता, तो वो आपका क्लेम लेगा, प्रोसेस करेगा और रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न को भेज देगा। तो आपका क्या होता है, उस टाइम आपको कुछ ही टाइम में आपको वर्क परमिट और काम करने का और हेल्थ कार्ड वगैरह मिल जाता है। लेकिन यू हैव टू वेट। तो आपकी समझ लीजिए कि जो रिमूवल है वो फ़िलहाल रोक दी जाती है जब तक कि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न ये नहीं बताएगा कि भी आप रियली आपको थ्रेट है या नहीं थ्रेट है। तो आप एक हीयरिंग में जाएंगे तो आप उस प्रोसेस के लिए वेट करते हैं। सो पॉसिबली दिस इज़ द रीज़न कि लोग कहते हैं यार अब तो मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरा PR नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं रिफ्यूजी स्टेटस ले लेता हूँ। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन जिसके लिए सोचना चाहिए। और अभी एक और न्यूज़ आई थी कि इफ़ आई एम करेक्ट कि मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने बोला है कि दे विल एस्केलेट द हियरिंग्स एंड इवन द डिपोर्टेशंस, जो कि काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं, वो एस्केलेट करेंगे इसको अब कि जिनके ऑर्डर्स रिमूवल्स हो गए हैं उसको वो एस्केलेट करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये भी आया है। सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हाँ, मतलब मेरा ज़्यादा मन ये जानने में था कि किस कारण से ये जो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कि स्टूडेंट्स वाले जो स्टेटस के लोग थे वो रेफ्यूजी वाले स्टेटस में जा रहे हैं। इसके पीछे कोई कोर रीज़न है या फिर और कोई वे नज़र नहीं आते हैं? मैंने हल्का सा टच किया था, पर मैं दोबारा बताता हूँ। उसका जो मेरे समझ में आ रहा है कारण क्या है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के लिए आए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आए, आपने, अब इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। सपोज आपने पढ़ाई की नहीं, आपका वीज़ा वगैरह जब कोर्स एनरोलमेंट ख़त्म हो गई तो वीज़ा भी ख़त्म हो गया,
फिर आपको कोई गाइड करता है जी आप मैरिज कर लो तो आपका वो हो जाएगा, या आप रिफ्यूजी स्टेटस ले लो तो आप रुक जाओगे। एक कारण तो ये है। दूसरा ग्रुप ये है कि आपने पढ़ाई भी की, आपने काम भी कर लिया, अब आप एक्सप्रेस एंट्री में गए परमानेंट रेजिडेंट के लिए, और आपके नंबर बन रहे हैं सपोज 490 या 510, और ये जो स्कोर निकाल रहे हैं अपने ड्रॉ करके वो निकाल रहे हैं 525, 530, 535, और आप 1 साल से वेट कर रहे हैं, आपका आया ही नहीं। अब आप क्या करें? अब आपको वो एम्प्लॉयर भी नहीं मिल रहा जो कि आपका LMIA करे और आपका वो करे। अब आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भाई अपना बस्ता उठाओ, आप वापस चले जाओ और फिर 1-2 साल बाद अप्लाई करो। आप क्यों वहाँ से आप इतना लोन लेके आए हुए हैं, प्लस एक स्टेटस वो हो जाता है इज्जत का, और वो हो जाता है जी अब मैं ऐसे ही वापस चला जाऊँ। तो फिर मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस के अंदर वो कहते हैं भाई हमने तो सब कुछ कोशिश कर लिया, पढ़ाई कर ली, काम कर लिया, फिर भी नहीं हुआ, हम वो रिफ्यूजी स्टेटस लेते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि स्पेशली, और ये चीज़ मैं एक उससे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं और उसमें आप अगर एक आध बारी इंडिया वापस गए भी होंगे या नहीं भी गए हैं, और उसके बाद आपने जॉब करी है और आपके फैमिली वहाँ है, इट्स नॉट ईजी टू गेट, you have to convince the board, you have to convince the department lawyers on what grounds you are seeking, because refugee status का एक grounds है, उन्हीं grounds के अंदर मिलता है। अच्छा सर, कई बार ना ये सुनने को मिलता है कि इंडिया में जैसे कोई पेरेंट्स से रिलेटिव बोलते हैं कि नहीं बच्चा तो अभी आ नहीं सकता 2-3 साल तक, या ये वाले केस ही होते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि नहीं 2-3 साल तक नहीं आ सकता, वो आ गया तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता है। मोस्टली रिफ्यूजी केसेस वाले होते हैं। मैं वैसे बैठे बैठे दिमाग में आया कि बहुत सुनने को कई बार मिल जाता है कि नहीं अभी 2-3 साल तो नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि वो वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, पर ये भी हो सकता है, देखो 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर वो बेचारों ने लोन वगैरह लेके भेजा है तो यहाँ से आने जाने की टिकट ही जो है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो टिकट ही आप देख लीजिए आजकल तकरीबन $1500 से $2000 की टिकट, बहुत एक्सपेंसिव। तो अगर आप इसको करते हैं तो 1.5 लाख ही हो गया, प्लस वो उतने टाइम यहाँ नौकरी नहीं करेगा या जो भी है, तो टोटल लॉस जो होएगा वो $2500 से $3000 का आपको, अगर आप 1 महीने के लिए जाते हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है। अब दूसरा कारण, वो अगर पढ़ाई वगैरह सब हो चुकी है उसके बाद कहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलो मैं इसको मिट्टी डालता हूँ इस बात के, मैं मिट्टी डालता हूँ सर। इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसकी नॉलेज ना कम होगी, इवन गूगल पे भी कम मिलती है। ऐसे प्रैक्टिकल कौन से रीजन है सर स्टूडेंट्स के, या फिर मैं मान लूँ जो स्टूडेंट ख़त्म करके वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं सब कुछ, चलो इसको ईजी बनाते हैं सर, PR से पहले ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा डिपोर्ट हो सकता है? ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई इन एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। ये एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई कारण हैं कि जिसमें यहाँ पर हम डिपोर्टेशन नहीं बोलते, हम रिमूवल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई सीरियस क्रिमिनलिटी हो गई, जैसे मैंने आपको टच किया था, सीरियस क्राइम हो गया, या फिर उसके अंदर कोई भी जैसे ह्यूमन और इंटरनेशनल राइट वायलेशंस हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये एक अच्छा पॉइंट है। मिस रिप्रेजेंटेशन ये है कि सपोज वो स्टूडेंट आया और उसने पढ़ाई पूरी कर ली और उसने नौकरी पूरी कर ली, और नौकरी में या ड्यूरिंग दिस दौरान उसने जो पेपर वर्क सबमिट किया इमिग्रेशन को, वो उनको पता चल गया, ठीक है, कि इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो ही और शी विल बी रिमूव्ड। और मेरा एक बहुत बड़ा केस हुआ था जो कि नेशनल रिपोर्टिंग हुई थी उस केस की। लड़कों ने यहाँ पर आए, स्टडी पूरी की, और स्टडी पूरी करने के बाद कोई एजेंट था, उसने इनको जॉब लेटर दे दिया। वो जॉब और उन्होंने गुड फेथ में, मैं रिटेन नहीं था, वो उन्होंने खुद किया सब कुछ, जॉब लेटर दे दिया। वो जॉब लेटर में उसने
गड़बड़ कर दी थी सारी। ओह, और ये फैक्ट है, ये रिपोर्टेड है केस, नेशनल में आया ये केस। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने ये जो जॉब लेटर्स हैं ये अपलोड कर दिए। जब ये प्रोसेसिंग शुरू हुई केस की, तो उन्होंने कहा यू आर इनएडमिसिबल बिकॉज तुमने तो फेक लेटर दिया। मैं आउटसाइड उस टाइम उन्होंने जब मेरे को कॉन्टैक्ट किया, आई कुड हैव इजीली गॉन टू द फेडरल कोर्ट। मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाई टोरंटो पुलिस को कह के जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई पूरी, उन्होंने पकड़ा कि ये गलत हुआ है। उसके बाद हम फेडरल कोर्ट गए और उसके बाद वो एजेंट को पकड़ा कि नहीं, पर ही वाज ऑन द टीवी की सारा। लेकिन फेडरल कोर्ट ने अल्टीमेटली उनको कह दिया कि नहीं, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, दे हैव टू गो बैक। बट आई एम ग्लैड दे आर बैक नाउ, क्योंकि वो 5 साल की इनएडमिसिबिलिटी हुई थी, सो दे आर बैक नाउ। सो मेरा कहने का ये मतलब, जो आपका क्वेश्चन था कि मिसरिप्रेजेंटेशन है सीरियस, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके आपको बिल्कुल जैसे आप स्टोर में जाते हैं, मैं वॉलमार्ट में जाते हैं, लॉबलाज में जाते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है, आपने ना कोई भी चीज़ उठाई या गलती से उठा ली, या आप ट्रॉली में जा रहे हैं और अपने कैशियर के पास वो कर लिया। यहाँ पर इनके इतने स्कैल्स, इतने कैमरास हैं, मेरे पास ये भी केस आए हैं। इस केस में भी डिपोटेशन है? नहीं, डिपोटेशन नहीं है इसमें। क्या है, रिकॉर्ड हो गया आपका? नहीं, वो भी नहीं है। उसमें क्या है कि वो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी बुलाएंगे आप और वो देखेंगे कि यू आर, भाई आपने ये कैसे, और चाहे गलती से किया है, मैं ये नहीं कहता जैसे आप ट्रॉली में आपने 25 चीज़ें उठाई हैं और एक चीज़ कैशियर की चाहे गलती से या वो रह गई है और वो नहीं हुआ, तो वो बुलाएंगे, वो चेक करेंगे, रसीद चेक की, ओ यू हैव नॉट पेड फॉर दिस, आपने इसका पे नहीं किया। एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल हो गई तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आपको अंडर 5000 थेफ्ट में करती है। ठीक है, आपका कोर्ट केस चला, अब कोर्ट केस चला, उसमें अगर आपको पनिशमेंट होगी, ये नॉन इंडाइटेबल मतलब नॉन सीरियस है, लेकिन रिकॉर्ड आ जाएगा आपका और आपने आप पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें आपकी हिस्ट्री आ गई। सो यू हैव टू बी यहाँ पर वेरी वेरी केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे भी आपने बताया ना सर कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी पीछे वो 800 बच्चों वाला केस हुआ था किसी एजेंट का, वो स्टूडेंट वीज़ा भी लग गए उनके, वर्क परमिट भी शायद लग गया। जब पीआर अप्लाई किया उन्होंने तब वो पकड़े गए कि वो तुम्हारा तो जॉब ऑफर लेटर जो था वही फेक था यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, कुछ तो था वो। नहीं, वो केस थोड़ा डिफरेंट था। इवन दो मैंने उस ग्रुप की और भी लोग थे, पर मैंने हेल्प किया था कि जितना अपनी उससे कर सकता हूँ। वो केस क्या था कि ये स्टूडेंट्स जो है फेक एडमिशन लेटर्स के बेसिस पे आए थे यहाँ पर, उनकी एडमिशन लेटर्स ही फेक थी। लेकिन हुआ क्या था, वो आए एडमिशन यहाँ पर थी नहीं, कुछ दूसरे कॉलेजेस में चले गए, कुछ कैसे, तो सीबीएसई ने बाद में पकड़ा, लेकिन वो इतना बड़ा ग्रुप बन गया था, तो वो तो नेशनल इशू बन गया हमारा, तो उनको स्टे देना पड़ा सब पे। अब हर केस को वो इंडिविजुअली देख रहे हैं, उनमें से काफ़ियों को मिला भी है, मतलब हो गया है उनका, और लेकिन केस बाय केस बेसिस से हो रहा है उनका। लेकिन वो भी एक आपका अच्छा, आपने अच्छा बताया, वो भी यही केस था। अब मैं वापस अपने उस पर जाता हूँ कि अगर वो कोई ब्रजेश मिश्रा करके बंदा था जो कि मेन लीड था इसका, जलंधर या बल्कि कनाडा में लास्ट पकड़ा, उसको पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। हाँ जी, वो पकड़ा हुआ है बीसी में। और लेकिन इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप या तो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की या cic.gc.ca पे विश्वास करें, या लॉयर पे विश्वास करें, या जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है उस पर करें, और किसी पर ना करें। नहीं, सही है, सही है। अच्छा सर, पीआर होने के बाद भी डिपोर्ट या रिमूवल हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल। जब आप ये जो आप इंफॉर्मेशन, आप जितनी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं, ये जो कैनेडियन फॉर्म भरते हैं, ये फॉर्म नहीं होता, ये आप नीचे एक डिक्लेरेशन देते हैं जिसको आप सॉलमन डिक्लेरेशन कहते हैं कि अंडर ओथ मैं दे रहा हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। किसी स्टेज पे, मतलब देखिए इसमें भी फिर मैं 2 भाग में बांटता हूँ आपको। 2 आपका फेवरेट नंबर है सर। ये मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा सर, अच्छा कि क्या होता है। अब सपोज आपका पीआर का एग्जांपल लेता हूँ, आप यहाँ पर, अब जैसे मैं आता, मैं सीधा पीआर आया जी, ठीक है जी।
और मेरे को पीआर मिली, सिटीजन मिल गई और हम चल रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर आजकल भी पीआर आ रहे हैं वहाँ से, पर थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो यहाँ आते हैं, एज ए पीआर आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे, स्टूडेंट आए, वर्कर बने, वर्कर के बाद आप पीआर बने। इन दौरान आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ये सब अंडर ओथ है, ठीक है, दे आर ऑल अंडर ओथ किसी, और आप पीआर बन गए, आप पीआर बन गए, और चाहे आप सिटीजन भी बन गए हो। ओके, मैं 2 केस लेता हूँ, सिटीजन बन गए और नहीं बने, ठीक है, और इमिग्रेशन को पता चला कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है या मिसरिप्रेजेंट किया है या गलत किया है, उनको पता चल गया, या उनकी इंक्वायरी हुई, पता चल गया, वो आपको रीजनिंग देंगे और आपको बताना पड़ेगा भी ये क्या हुआ मेरे साथ। और ये नहीं है कि आपको उठा के घर आएंगे कि जाओ आप, नहीं, फिर एक ड्यू प्रोसेस है। ओके, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये हमेशा दिमाग में रखना कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं, इसका फैसला ठीक है कि गलत है कोर्ट करेगा, वो कोर्ट करेगा। बस इस चीज़ को पल्ले बांध देना आप, क्योंकि ड्यू प्रोसेस है, ये वो डिक्टेटरशिप कंट्री नहीं है कि भाई जहाँ रूलर ने जो कह दिया हो गया, ये एक ड्यू प्रोसेस में जाएगा। तो आपका मिसरिप्रेजेंटेशन पकड़ा गया तो आपको पहले तो एक्सप्लेनेशन, जिसको हम फेयरनेस लेटर कहते हैं, वो आएगा, आप जवाब दोगे, अब आप प्रोसेस में आ गए। अब वो कहेंगे नहीं जी हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एज ए पीआर यू हैव अ राइट टू अपील, तो आप अपील करेंगे इमिग्रेशन अपील डिवीजन में दोबारा, ठीक है, अब वहाँ भी सारा बताएंगे ठीक है कि गलत है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फेडरल कोर्ट जाएंगे। ओके, और फेडरल कोर्ट की भी अपील फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में जा सकती है, लेकिन हर केस फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जाती। वहाँ पर एक क्वेश्चन होगा एंड में जज का, लॉ का क्वेश्चन अगर कोई रेस करता है तो उस इशू के ऊपर आप बोलेंगे कि ये इशू है, तो वो अगर जज सर्टिफाई करता है तो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में उसकी अपील जाएगी, और फिर वो सर्टिफाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस। ओके, लॉन्ग प्रोसेस। तो लेकिन प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपने मिसरिप्रेजेंट कर दिया तो आप कहोगे अब नहीं, इट हैज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, पीआर पे हैं, या सम केसेस में आप सिटीजन भी हैं, तो भी डिपोर्टेशन या रिमूवल हो सकता है आपका कनाडा से। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है सिटीजन्स का थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जैसे इंडिया के साथ, मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन ही हूँ। जी तो हमारा इंडिया का ड्यूल सिटीजन नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं सिटीजन बन चुका हूँ, दैट्स राइट, लेकिन कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ जाऊँगा, आई एम स्टेटलेस, कहाँ जाऊँगा, तो वो बड़ा मुश्किल है, प्रोसेस है, बट प्रोसेस है, पीआर तक थोड़ा हो सकता है, ये कर सकते हैं। अभी हो रहे हैं यहाँ पर एक सीरियस टेररिज्म चार्जेस पे हुए हैं, उनका, तो ऐसे बंदों को फिर वो एक्स्ट्राडाइट भी कर देते हैं, तो वो हो सकता है, क्योंकि उस केस में तो फिर कंट्री वापस भेजेंगे तो वहाँ पुलिस तैयार मिलेगी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तो इन्फॉर्म करेगा ना, तो वहाँ से यहाँ से बंदा जाता है जी उनको छोड़ने में। ओह, तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का भी। सर कई बार सुनने को मिलता है जैसे जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला मामला है यहाँ पे, उसको बड़ा सीरियस लेते हैं, इससे भी डिपोर्टेशन है? डिपोर्टेशन नहीं है, रिमूवल कहूँगा, रिमूवल नहीं है, लेकिन इनएडमिसिबिलिटी और उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, वो सीरियस है, वो मत करिए। पहले आज से 4-5 साल पहले फिर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत सीरियस कर दिया है उसको, ड्रिंक एंड ड्राइविंग को, तो ये मत करें यहाँ पर, क्योंकि अगर स्पेशली आप स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल या वर्कर हैं, या इवन पीआर है, क्योंकि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि मैं केविएट दे दूं कि मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे इमिग्रेशन क्लाइंट्स हैं, और मैं सेमिनार्स वगैरह में जाता रहता हूं, तो मैं नॉलेज रखता हूं इसके ऊपर। तो इसमें क्या है कि अगर तो आप, एक लिमिट होती है ड्रिंक, आप कितनी आपने ड्रिंक की है, उसमें रोड से सस्पेंशन हो जाती है, आपका ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट पे सारा रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हुए आप किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, देन इट इज़ वेरी सीरियस। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंडिया
और कनाडा का भी बताता हूँ। बताइए सर, बताइए। इंडिया में मेरे ख्याल से आपको पता होगा सेक्शन 304 है आईपीसी का। 304A होता है और 302 होता है। 302 मर्डर है, 304 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हैं और शराब में नहीं चला रहे, आप नॉर्मल चला रहे हैं और कोई बंदे इंजर्ड हो जाता है और इंक्लूडिंग सीरियस इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट, जितनी मेरे को नॉलेज थी, क्योंकि मैं 20 साल पहले पढ़ा था, अब नहीं, तो इसलिए मेरे वर्ड्स को फाइनल मत लेना, और उसकी सज़ा जो होगी 7 साल होगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हैं और आप ऐसे सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो आप पे 302 लगेगा। और वो क्यों लगता है, ये मैंने अपने जब मैंने पढ़ाई की थी, मैं आपको 1985 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई की थी, ये कुछ केसेस मैंने, जैसे होते हैं ना हार्ट में चले गए, वो ये है, एक मेंसरिया इंडिया में बहुत होता है जिसको कॉमन इंटेंशन कहते हैं माइंड की, कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको पता है आप अनट्रेन्ड हो, आप गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब है कोई बंदा इंजर्ड हो सकता है और फिर भी आप चला रहे हो, इसका मतलब आपकी इंटेंशन आ गई, तो वो आपके वो सेक्शन चलाएगा, इंटेंशनली किया गया। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब यू आर स्किल्ड, आपको पता है, और वो गलती आप चला रहे हैं लेकिन गलती से हो गया, तो वो हो गया। अब मैं आता हूँ कनाडा पे। अब कनाडा में आप, पहली बात तो यहाँ मैंने रेयरली देखा है कोई लाइसेंस के बगैर चला रहा हूँ। अगर वो चला रहा है पकड़ा जाए तो सीरियस ऑफेंस है, लेकिन अगर वो चला रहा है और वो शराब के इन्फ्लुएंस में चला रहा है और ऐसा हो जाता है, तो उसको इंडाइटेबल या कोग्नाइजेबल ऑफेंस पे ले जाके, तो उसके रेपरकेशंस जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि वो ना करें। चंदर जी, एक ज़रूरी चीज़ शायद मैं सबसे बात शुरू करने से पहले करना चाहता था, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इसको ज़रूर ऐड कर लेना, चाहे पहले कर देना, कि ये जो जितनी मैंने बातें की हैं, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये किसी पर्टिकुलर केस या लीगल एडवाइस नहीं है, और किसी को भी ज़रूरत नहीं है इस मेरी एडवाइस को फॉलो करने की या इस पे इम्प्लीमेंट करने की। ये सिर्फ जनरल डिस्कशन हो रहा है आपकी नॉलेज की। जी, वो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्लेमर जाएगा, जब स्टार्ट होता है पूरी स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर रहता है फॉर फ्यू सेकंड, वो जाएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके अकॉर्डिंगली वो जाए चीज़। आपका कोई और क्वेश्चन, कोई और जिज्ञासा? नहीं, जिज्ञासा तो बहुत है सर, लेकिन टाइम जो है वो निकलता जा रहा है, लगभग 1 घंटा हो गया हमको बैठे बैठे यहाँ पे। लेकिन अब हम लगभग पॉडकास्ट के अंत में जाएंगे सर। जो बाकी क्वेश्चन है उसके लिए हमें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा इसका, और डेफिनेटली हम बनाएंगे सर। लेकिन मेरा मन था सर कि इस पॉडकास्ट में मैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करूँगा, उनको भी टच करूँगा, आपसे पूछूंगा उसके बारे में, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात कर नहीं पाए थे। ये आपका लॉ प्रैक्टिसेस और जो भी लीगल आपका करियर रहा सर, आई नो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी में, यहाँ ऑटवा कम्युनिटी में आपका नाम बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, कि ये प्रोफेशन से निकल के ये सब चीज़ें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ आपका नाम आता है, तो कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ों में नाम है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कीजिए सर, पुलिस बोर्ड के बारे में, यहाँ से कैसे आप कनेक्ट हुए? पर इसके लिए पुलिस बोर्ड तक मैं कैसे पहुँचा, इसके लिए मेरे को पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये भी बताइएगा सर कि कैसे कनेक्ट हैं आप इनसे, व्हाट्स द यूर रिलेशनशिप देयर पुलिस वालों से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब मैं यहाँ आया ना, ये चीज़ मैंने कई चीज़ें जो आप होता है ना फैमिली से इनहेरिट करते हो, तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो मेरे ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, एंड उन्हीं के फ्रेंड थे जो मेरे दादाजी के फ्रेंड, लेट हुकम सिंह, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो वो मेरे दादाजी के, तो वहाँ से हुआ। फिर फादर साहब थे, वो भी डीप कम्युनिटी में इन्वॉल्व थे, तो शायद मैंने ये उनसे इनहेरिट किया। तो इंडिया में भी मैं जब आया, यहाँ आने से पहले मैं कम्युनिटी में, मेरा जो केस है एयरलाइन राइट्स के ऊपर, एयर इंडिया के खिलाफ, मैंने, इंडियन एयरलाइंस होती थी पहले, वो मेरा केस सबसे, इस टाइम अभी भी साइट होता है कि जब भी कोई डोमेस्टिक एयरलाइन 2 घंटे डिले होगी
वहाँ 3 कारण है, टायर बस्ट, नेचुरल डिजास्टर और एक और था मैं भूल गया हूँ, और इंटरनेशनल 4 घंटे अगर डिले होती है तो हर पैसेंजर को कंपनसेशन दिया जाएगा। ये केस मैंने 10 साल लड़ा, 99 में शुरू हुआ था, 2009 में इसका पहला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ने फैसला किया। मेरे को आज भी याद है, क्रिसमस की छुट्टियां थी, मैं टोरंटो में था और आज तक वालों ने मेरे से फ़ोन पे इंटरव्यू ली थी इस केस के बारे में। तो फिर मैं यहाँ आया, तो 2000 में आया, तो शुरू से जिज्ञासा थी कि कम्युनिटी, तो सबसे पहले तो जितने मंदिर हैं, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही है, इनका जो लीगल काम होता है वो मैंने शुरू किया। उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन प्रोफेशनल, क्योंकि जो जितने हम प्रोफेशनल्स आए थे इनके हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा था, ये कैनेडियन एक्सपीरियंस दो, वो दो, ये दो, तो ये बनाई, वो ज़्यादा आगे नहीं चली। लेकिन उसके बाद से मैं जुड़ा ओसीसो के साथ। ओसीसो जो है ये रीसेटलमेंट करता है, जो नए बंदे रिफ्यूजीज आते हैं, नए न्यू कमर्स आते हैं। अभी उन्होंने 45th एनिवर्सरी मनाई है, मैं 6 साल उनके बोर्ड पे रहा। उसके बाद यूनाइटेड वे में जुड़ा, और उसके बाद हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कुकिंग अप कम्युनिटी सर्विसेज, ये हमने 6 साल पहले बनाई है। ये सिर्फ फंड रेजिंग करता है, जैसे मोलफोर्ड हॉस्पिटल, यूनाइटेड वे, फिर मैं यूनाइटेड वे के बोर्ड पे रहा। और उसके बाद मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था कम्युनिटी के साथ, प्रैक्टिस के साथ था मेरा ये सारा, तो मेरे को पुलिस बोर्ड के लिए, ऑटवा पुलिस बोर्ड के लिए ऑफ़र किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे से मैंने पूछा कि भाई मेरी क्या कमिटमेंट रहेगी। वो कहते हैं वही 8-10 घंटे आपको। एंड ट्रस्ट मी चंदर जी, जब मैंने ज्वाइन किया, हमारा टाइम ऐसा रहा कि पहले तो वो नए चीफ को लाए, उसके बाद कोविड आ गया, कि तकरीबन मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो फाइनेंशियल रेवेन्यू है, आखिरी साल में स्पेशली कोविड और उसके बाद में, और जब कॉन्वॉय आ गया तब हम ही थे, इट रिड्यूस्ड बाय मोर देन 70%। बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट। नहीं, क्योंकि हम सुबह बैठ जाते थे कि क्या करें, और शाम तक, रात तक, और वो स्टेज तक पहुंच गया कि घर में तो उन्होंने कहा या बोर्ड चुन लो या फैमिली चुन लो, क्योंकि इससे 12 से 14 घंटे डेली इसके ऊपर जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिन्होंने अपॉइंट किया था मेरे को, कि मेरे को मौका मिला वहाँ पर वो करने का, एज एन इमिग्रेंट, एज ए रेशियलाइज्ड पर्सन, उनके राइट्स के लिए जो मैं मोशन लाया, जो कि इस टाइम मीडिया में हर तरफ रिपोर्टेड है। फर्स्ट टाइम मैं जो डिस्क्रिमिनेशन ऑटवा पुलिस में हो रही है उसको रोकने के लिए जो मैं मोशंस लाया, जो अप्रूव हुए और जो कवर हुए, उसके बाद मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ जो गलत हो रहा था, क्योंकि बोर्ड इज़ एन एम्प्लॉयर ऑफ द ऑटवा पुलिस सर्विस। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे इंडिया में होम मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर सारी पुलिस होती है, हमारे कनाडा के अंदर जितने ये म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड इज़ द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस, तो हम एम्प्लॉयर हैं। तो चीफ एंड डेप्टी चीफ एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी जो हैं उनका जो हेड है वो चीफ होता है, जिसको डेलीगेटेड है वो उनको डिसिप्लिन वगैरह कर सकता है। लेकिन सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, जो ओवरऑल है वो हम बोर्ड करते हैं। तो उसमें मैंने कई ऐसे इंक्वायरीज होती थी, क्वेश्चंस होते थे मेरे को, जब मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बताते थे, ऑफिसर्स मेरे को बहुत फ़ोन करते थे कि भाई ये ऐसे हैं। तो मैं जितना कर सका उस चीज़ में, मेरा टाइम लगा जितना भी हुआ, लेकिन जो मेरे को वो मिला, जो मेरे को खुशी मिली ये करके, वो शायद मैं आम इंसान की तरह ना कर पाता, लेकिन वो मैं कर पाया 2 कारणों से। एक मेरा एक्सपीरियंस से, और दूसरा जो मेरे को सपोर्ट मिली, मेरे कम्युनिटी मेरे को सपोर्ट किया बहुत। वो मेरे को बताते थे, मेरे पे विश्वास करते थे, और ये
मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इशू पे आज पहली बार बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑफिसर ने या कम्युनिटी के बंदे ने अगर मेरे आगे कोई वो इशू लाया है, मैंने उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे रेस किया है और उसके रेजोल्यूशन पे पहुंचा हूँ। मैंने इग्नोर नहीं किया किसी को भी, चाहे उसने मेरे को फ़ोन किया या मेरे को बताया, मैंने उसको उठाया और रेस किया। वो मेरे को खुशी है। Appreciate it, sir. It's a lot of things. कम्युनिटी सर्विस जब आप कर रहे हो, एक बार अगर आपको टेस्ट लग जाए और उसमें मज़ा आ गया ना, देन आई गेस वो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और जैसे आपने बताया कि आपका पर्सनल जो बिजनेस है वो हैम्पर हो रहा था, वो भी इम्पैक्ट हो रहा था उस चीज़ से, उस दौरान। आई अंडरस्टैंड, बड़ा डिफिकल्ट पीरियड रहा होगा सर वो। तो अभी भी सर आप इस बोर्ड में सर्व कर रहे हैं? नहीं, वो 2022 में हमने रिजाइन कर दिया। ठीक है। कॉन्वॉय के उसमें क्राइसिस में। ठीक है। और लेकिन आपने देखा होगा कि मैं अभी भी कुछ इश्यूज को एनलाइटन कर रहा हूँ बोर्ड को, सर्विस को, कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसको आप इम्प्रूव किए जा सकते हैं। जैसे अभी पुलिस सर्विसेज एक्ट रिपील हो गया और नया एक्ट आया है, और अभी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसिंग बन गया ओंटारियो के अंदर, जो कि डिसिप्लिन कर सकता है पुलिस को और पुलिस ऑफिसर्स को एंटायर ओंटारियो में और बोर्ड्स को। उसके लिए मेरा अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले ऑटवा सिटीजन में ऑपेड छपा है, उसमें मेरे को कई लोगों ने पूछा भी तू लिख रहा है, तो मैंने कहा कई लोगों को गोल्फ खेलने का शौक है, हॉकी खेलने का शौक है, मेरे को लिखने का, और मेरे को किसी ना किसी तरीके से कम्युनिटी से इन्वॉल्व रहने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि, और इस टाइम गिवन माई एज और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं अब दे पाऊँ। कोई नहीं सर, अब मैं ही आपको बिजी रख लूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। तो छोटे छोटे एपिसोड्स बनेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप टाइम अलाउ करेंगे तो हम आगे बनाते रहेंगे सर ये सारी सीरीज़। बड़ा अच्छा लग रहा है सर कि इतनी सारी बातें, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। अब मैं लगभग पॉडकास्ट के अंत में जा रहा हूँ सर। इस अंत में मैं एक ऐसे सेक्शन को छेड़ना चाहता हूँ 2-3 मिनट के लिए, जो एक तरीके से मैसेज बनेगा ऑडियंस के लिए और ऐसे न्यू कमर या फिर जो लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं उनके लिए। जैसे सर विदेश एक अपने आप में अट्रैक्टिव वर्ड रहा है हमारे देश में, सभी विदेश जाना, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या कैसे भी हो। स्पेशली अब कनाडा का बूम चल रहा है, जैसे पंजाब में आया, अब हरियाणा के अंदर, राजस्थान, गुजरात तो पहले से ही था, बट ये स्टिल बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रही हैं चीज़ें अब कनाडा आने वाली। आपको क्या लगता है सर कि बिना सोचे समझे सिर्फ विदेश जाना, और ये सोच से जब बच्चा यहाँ आता है, क्या उसका अभी भी आज के दिन भी कोई मायने रह गए हैं इन चीज़ों के? चंदर जी, ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जी। देखिए, इंडिया अपने आप में एक महान देश है। जी। ठीक है जी। जो प्यार मोहब्बत, जो खिंचाव है, मेरे आज भी जो 25 साल पहले मैं आया हूँ, 24 साल पहले, 24वां साल है, जो मेरे दोस्त, जो मेरे मेंटर्स, जो मेरे गाइड्स थे, वो आज भी मैं उन पे रिलाय करता हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ हैं, अपनी धरती है, अपनी हमारी माँ है। लेकिन अब आगे है कि वहाँ पर भी कई चैलेंजेस हैं, पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों का अट्रैक्शन फिर दूसरी तरफ होता है, क्लाइमेट की तरफ है, एयर पोल्यूशन की तरफ है। सो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरफ हो गए। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कोई भी स्टेप उठाएं, उसको बहुत सोच समझ के, और सिर्फ आंख बंद करके कि भी मैं कनाडा जा रहा हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, या मैं लंदन जा रहा हूँ, या मैं अमेरिका जा रहा हूँ, नहीं, वो नहीं करें। आप रिसर्च करें। और अब तो सोशल मीडिया और इतना हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है। जब हम आए थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जब हम 2000 में, हमें इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी। हमारे लिए था ये हरी लेकिन आजकल तो स्टूडेंट्स इतनी वीडियोस डाल रहे हैं एक्चुअलिटी पे भी, क्या हो रहा है, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो पूरी रिसर्च करके आए। और दूसरी चीज़ मैं एक बारी फिर बोल दूं, मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बोला था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर मेरे बच्चे भी हों तो मैं भी ये देखूंगा। मैं एक बारी फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि
जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो कॉलेजेस में ना आए, बिल्कुल नहीं आए, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। यस, और देखिए जहाँ आपकी जॉब कॉलेज में 25-30 हज़ार 35 हज़ार होगी, और यूनिवर्सिटी में आने से एकदम वो लाख 70 हज़ार 80 हज़ार लाख पे, और आप एकदम डिफरेंट स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको रिसर्च, और अगर आपके कोई रेफरेंस से या कुछ अगर मेरे को डायरेक्ट मेरे को पूछ लें, मेरे को फ्लड ऑफ ईमेल्स मत डालें, लेकिन अगर कोई गाइडेंस लेना चाहे तो मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर, ये बड़े वर्ड हैं। और जैसे आपने बोला, इसका रीसेंट एग्जांपल है, मेरे जानकार हैं एक जो अभी यहाँ MBA करने आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के अंदर। वो अभी ग्रेजुएट अब कल होंगी शायद, आज कल में उनको ट्रांसक्रिप्ट वाला उनका पूरा होने वाला है, और शी ऑलरेडी हैज़ 1 लाख पर एनम जॉब इन टोरंटो, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आप बोल रहे हो, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को ये समझना ज़रूरी है, इस चीज़ का फील लेना ज़रूरी है कि सिर्फ यहाँ आना तुम्हारा मकसद नहीं है, प्लान कि भाई तुम क्या देख रहे हो 2-3 साल बाद अपनी लाइफ को। इस इनपुट के लिए सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। बड़ा आनंद आया सर आपके साथ बात करके। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं अपने आप को रोक रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम होता जा रहा है, तो हम इनको वाइंड अप करेंगे सर। ये था सर आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा सर आपको? थैंक यू चंदर जी, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत ही कूलली काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली मेरे से, और आई होप कि आपके जो लिसनर्स हैं वो इसको लाइक करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जो मैंने दी है उसका फ़ायदा उठाएंगे जी बिल्कुल, और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी, और कोशिश आई होप कि हम दोबारा मिलें किसी नए टॉपिक पे, या इसी को आप कंटिन्यू करना चाहें तो मैं आपसे और शेयर कर लूँगा। डेफिनेटली सर, कि मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा आगे आगे आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा, आपका टाइम लूँगा, एपिसोड बनाएंगे हम। एटलीस्ट मुझे लग रहा है 5 एपिसोड कम से कम बनेंगे सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सर। एक बार फिर से सर तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, ये था आज का इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट दलजीत सर के साथ। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए अभी पिछले दिनों, उनमें से ये पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगा जो रियल ग्राउंडेड टॉक थी। ये हर एक उस बच्चे को देखना चाहिए जो कनाडा आने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो किसी कंसल्टेंट या किसी IRCC रेगुलेटेड कंसल्टेंट या इंडिया में बैठे किसी एजेंट या किसी लॉयर को हायर करने की सोच रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें थी। मुझे बहुत आनंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को जानते हो जिसका सपना कनाडा है, उसको आप इस पॉडकास्ट को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसी बात के साथ, इसी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपनी वाणी को, इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी।